पर, तो उनसे ये कहा था कि सबसे कम सीटें हमको मत दीजिएगा, वरना ऐसा लगेगा कि एनडीए में सबसे छोटी पार्टी हम हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि हमको और मांझी को बराबर बराबर की सीटें कर दीजिए, चाहे आप 6-6 कर दीजिए, 7-7 कर दीजिए, 8-8 कर दीजिए। तो इस बात का ध्यान रखा गया है। बीजेपी ने दोनों को 6-6 सीटों पर रोक दिया। पहले ये माना जा रहा था कि जीतन राम मांझी को 8 सीटें मिलेंगी या 7 सीटें मिलेंगी, लेकिन उसके बाद में जीतन राम मांझी को भी 6 सीट पर दी गई और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा को भी 6 सीट दी गई। इसका मतलब साफ है कि एनडीए में कोई भी छोटी पार्टी नहीं है, सब सारी पार्टियां बराबर है। आपने देखा होगा बीजेपी और जेडीयू को भी बराबर बराबर सीटें मिली हैं, 101 लेगा, वरना यहाँ पर फार्मूला ये था कि जेडीयू 1 सीट ज्यादा लड़ेगी। 102 सीट पहले जेडीयू चुनाव लड़ रही थी और 101 सीट पर भाजपा लड़ रही थी लेकिन दोनों ने, कोई भी पार्टी अपने आप को छोटा महसूस ना करे, इसलिए दोनों ने 101 सीटें आपस में बांटी, यानी बराबर बराबर सीटें। और जब आप बाकी एनडीए के घटक दलों की बात करेंगे तो सिर्फ चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई हैं, हम पार्टी को और उपेंद्र कुशवाहा को दोनों को 6-6 सीटें दी गई है। यानी उपेंद्र कुशवाहा की जो नाराजगी थी कि सबसे छोटी पार्टी एनडीए में हमको मत बनाइए, हमको भी बराबर बराबर कर दीजिए, तो वो काम बीजेपी ने कर दिया। बीजेपी ने इस बात का ध्यान रखा। धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के चुनाव प्रभारी हैं, उन्होंने खुद ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। सीट शेयरिंग की घोषणा एक तरह से आप कह सकते हैं सार्वजनिक ऐलान हो चुका है। अब एनडीए में पूरी तरह से एकजुटता है, कोई भी पार्टी एनडीए के बाहर नहीं है। जीतन राम मांझी ने पहले से ट्वीट करके साफ कर दिया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, एनडीए के साथ मरते दम तक, अपना अंतिम सांस तक साथ रहेंगे। और बिहार में बाहर है नीतीश संग मोदी की सरकार। बिल्कुल। अच्छा संजय, देखिए एक बात तो ये भी है ना, जो ये बात तो आप कह रहे हैं, चलिए हम मानते हैं कि इक्वल चल रहा है, लेकिन अगर हम पिछले जो चुनाव को देखें तो वहां पर देखिए कि जेडीयू 115, बीजेपी 110, इस बार वो जो कमी है वो बिल्कुल नहीं है और इस बार बीजेपी की भूमिका जो है काफी महत्वपूर्ण होगी। ये बात बीजेपी ने ना सिर्फ जनता तक बल्कि जेडीयू को भी समझा दिया है। भले ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम आपसे कहीं कमतर नहीं होंगे, क्योंकि ध्यान तो फिर केंद्र में भी सरकार के समीकरण का रखना है ना, तो इसलिए सब कुछ ध्यान में रखा गया। अच्छा, चिराग पासवान को क्या सेटिस्फैक्शन मिल गया होगा इस 29 सीटों के आंकड़े से? यह भी एक सवाल है। देखिए बहुत बड़ा जंप मिला चिराग पासवान को। चिराग पासवान जो कि 45 सीटें मांग रही थी बीजेपी, उनको 20 से 25 के बीच में ऑफर कर रही थी और अब जाकर के उनको 29 सीट का जो फाइनल फिगर मिला है वो वाकई चिराग पासवान के लिए बड़ा फिगर है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को बीजेपी की तरफ से एक राज्यसभा की सीट भी ऑफर की गई, जिस पर उनकी मां यानी रामविलास पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री की पत्नी को वो राज्यसभा की सीट बीजेपी अपनी तरफ से दिलाएगी। तो ये बड़ी बात है और यही समीकरण जीतन मांझी के साथ भी दिया गया। 6 सीटों पर हम पार्टी, जो जीतन मांझी की पार्टी को चुनाव लड़ेगी और 1 या 2 उनको एमएलसी ऑफर किया गया है, यानी सभी के सम्मान की बात की ध्यान रखी गई है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि एनडीए में एकजुटता है। इस बड़े फैसले के बावजूद भी एनडीए पूरा एकजुट दिखाई दे रहा है। यह सबसे बड़ी ताकत है, यह सबसे बड़ी शक्ति है बीजेपी की कि उसने एनडीए में जिसको जो सीटें दी वो उसने स्वीकार किया और कोई भी मतभेद नहीं। आपने देखा होगा चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, तल्खी जरूर दिखाई थी सबने, मतभेद जरूर दिखाए थे सबने, लेकिन सबने आखिरकार स्वीकार किया जो भी सीटें उनको मिली हैं। अच्छा संजय, अब देखिए सीटों का बंटवारा तो हो गया, जैसे कि 101, 101, 29 और 6-6। चलिए कोई पार्टी छोटी नहीं है, बड़ी नहीं है, पूरा इक्वली सब कुछ ध्यान रखा गया है। अब क्या ये जो सीटों का बंटवारा हुआ है, इसके साथ साथ ये भी तय कर लिया गया होगा कि जो बीजेपी है वो इस सीट पर चुनाव लड़ने वाली है, जो जेडीयू है वो यहाँ पर चुनाव लड़ेगी? क्योंकि लड़ाई तो कई बार इस बात पर भी हो जाती है कि भाई हमें ये क्षेत्र चाहिए, हम यहां से लड़ना चाहते हैं। कई बार जो मनमुटाव है वो इस बात को लेकर भी होता है। क्या ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा सीटों के नंबर के साथ? बिल्कुल, नित्यानंद राय जो 4 बार जो मिले चिराग पासवान से, वो इसी बात पर मिले थे। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान 85 सीटों पर लड़े थे, लेकिन अलग लड़े थे। एनडीए से अलग चुनाव लड़ा था उन्होंने, जेडीयू के सामने उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। तो अभी जब चुनाव की जब बात आई, जब विधानसभा चुनाव हो रहे 2025 के, तब जो जीती सीटें थी वो बीजेपी और जेडीयू ने अपने अपने पास रखी। जो हारी सीटें थी उन्हीं में से चिराग पासवान को ऑफर की गई कि जो हारी सीटें, इन्हीं में से आपको 29 सीटों पर चुनाव लड़ना है। ये नहीं हो सकता कि बीजेपी और जेडीयू की जीती हुई सीटों पर हम आपको टिकट दें और आपको चुनाव लड़ने की अनुमति दें।
तो चिराग पासवान को वहां पर मन मारना पड़ा। कई जगहों पर विवाद की स्थिति यही थी जहां पर चिराग पासवान सीटें मांग रहे थे, जो कि बीजेपी और जेडीयू की पहले से जीती हुई सीटें थी। तो वहां पर चिराग पासवान को बीजेपी में रोकने में कामयाबी हासिल की और सभी दल, चाहे जीतन राम मांझी की बात करें, जीतन राम मांझी ने पिछली बार 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसमें से 4 सीटें जीती थी। तो जीतन राम मांझी को जो पिछली बार जो 7 सीटें लड़ी थी उन्हीं में से इस बार 6 सीटें दी गई हैं। यानी सबके पास सीटें वहीं की वहीं रहेंगी। सीटों का बंटवारा, सीटों का आदान प्रदान, लेन देन, ये पूरी तरीके से एनडीए में हो चुका। सीटों की घोषणा भी हो गई है। तो एनडीए ने काफी लीड पहले दिन से ही महागठबंधन पर बना ली। अभी तक महागठबंधन में सीटों को लेकर के बंटवारा नहीं हो पाया है, सीटों को लेकर झगड़ा है, नेता कौन होगा इस पर झगड़ा है। तो बीजेपी और एनडीए ने पहले दिन से लीड बना ली इस पर। कुल मिलाकर संजय ये माना जाए, कल तक तो हम ये भी कह रहे थे चलिए जन स्वराज पार्टी ने भी उम्मीदवारों की घोषणा लगातार जगह जगह से कर दी है। अब जो है ये जो चुनाव है जहां पर कहीं ना कहीं मौका हर पार्टी के लिए है और हर पार्टी के लिए कुछ ना कुछ है, ऐसे में ये माना जाए कि जो लीड है वो कहीं ना कहीं एनडीए ने बना ली। और एनडीए ने हमेशा की तरह एक एग्जाम्पल भी सेट किया है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप देखिए ना कि हर बार उनकी जब भी बात होती है तो फाइनल होकर ही संजय बाहर निकलती है। ऐसा नहीं होता कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बहुत ही संयमित तरीके से अपनी बातों को रखते हैं और फाइनली ये रिजल्ट जो है वो एनडीए की तरफ से सामने आया है। बिल्कुल, आप चाहे केंद्र की बात करें चाहे राज्य की बात करें, केंद्र में भी आपने देखा होगा एनडीए में ढेर सारे दल हैं, कई लोग सरकार में, कई लोग सरकार में नहीं है, लेकिन सभी को साथ में लेकर बीजेपी चल रही है। और ये जो सिखाया बीजेपी को, ये जो सिखाने का काम किया, ये सिखाने का काम किया था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब एनडीए बना था, उसी समय से बीजेपी सबको साथ लेकर के चल रही। जनता दल यू आज से साथ नहीं बीजेपी के, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से साथ में, और नरेंद्र मोदी के समय में भी जनता दल यू का पूरा सम्मान किया गया। नीतीश कुमार लगातार 20 साल से जब मुख्यमंत्री बने हुए तो बीजेपी के समर्थन से ही बने हुए हैं। तो बीजेपी ने सभी जितने भी एनडीए के अपने, चाहे छोटे छोटे घटक दल हों, चाहे हम पार्टी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता हों, तो इन सबको जिनका एक विधायक भी नहीं है उनको भी अपने साथ लेकर के बीजेपी ने दिखाया है, उनको भी सीटें ऑफर की है और बराबरी से सम्मान दिया। तो ये बहुत बड़ी ताकत है बीजेपी की, सबको साथ लेकर के चलना, सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो मूल मंत्र है, ये सीधे सीधे उनके काम में भी दिखाई देता है। और कुल मिलाकर संजय ये माना जाए कि यहाँ पर अब जब सीटों का बंटवारा हो गया है तो अब अगली चुनौती एनडीए के लिए क्या? देखिए, अब एनडीए को सिर्फ फतेह हासिल करना, अब सीटों की घोषणा होने वाली है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहाँ पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है, जिसमें लगभग 100 से 101 सीटों पर मोहर लग जाएगी। और इन सीटों की जब मोहर लग जाएगी तो घोषणा भी 13 तारीख यानी कल हो सकती है, कल या परसों। लेकिन एनडीए के सभी 243 उम्मीदवारों की घोषणा एक साथ होगी, ये भी कहा जा रहा। तो इससे भी आपको एनडीए की एकजुटता साफ तौर पर दिखाई देगी कि बीजेपी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। बीजेपी की जब घोषणा होगी तो बीजेपी के साथ ही चिराग पासवान, जीतन राम मांझी की हम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जनता दल यू के उम्मीदवार, तो इन सभी की घोषणा सभी की एक साथ होने वाली है। तो ये 243 सीटों पर एक साथ उम्मीदवार उतार करके भी बीजेपी और एनडीए अपनी ताकत